क्या पीएम मोदी की झप्पी कूटनीति पर भारी पड़ गई है पाकिस्तान की चाल? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बन गया है। वो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बैठक कराने को लेकर बात भी कर रहा है। ये रिपोर्ट आ रही है मोदी सरकार ने इजरायल का साथ देकर मध्यस्थता का मौका गंवा दिया कि पाकिस्तान देखेगा कि एक इंपॉर्टेंट रोल में आएगा और आज पाकिस्तान उसी रोल में अपने आप को उसने ढाल लिया। आज अमेरिका उसको एक्नॉलेज कर रहा है, ईरान उसको एक्नॉलेज कर रहा है, इजराइल उसको एक्नॉलेज कर रहा है। आज आपकी जो कही हुई बात एक तरीके से वो सच होती नजर आ रही है। तो जब आप पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ न खड़े होकर बल्कि अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो गए, उनके सुप्रीम लीडर के कत्ल में आपने संवेदना भी व्यक्त नहीं की, और जब देश के अंदर एक दबाव बना तब 6 दिन के बाद हमारे विदेश सचिव वहां जाते हैं और उनकी किताब में संवेदना संदेश लिखते हैं और उसमें भी उनकी मृत्यु को वो एक डिमाइस के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, भारत की जो बार्गेनिंग पावर थी, जो निगोशिएटिंग पावर थी, जो हो सकती थी, उसने ईरान के साथ पूरी तरीके से अपने आप को खत्म कर दिया कि आप किस मुंह से ईरान से कहेंगे कि आप युद्ध को रोक लीजिए। और क्या पीएम मोदी की झप्पी कूटनीति पर भारी पड़ गई है पाकिस्तान की चाल? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बन गया है। वो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बैठक कराने को लेकर बात भी कर रहा है। ये रिपोर्ट आ रही है। तो अब सवाल यही है, अगर ये रिपोर्ट सही है तो क्या मोदी सरकार ने इजरायल का साथ देकर मध्यस्थता का मौका गंवा दिया? आज चर्चा इसी सनसनीखेज रिपोर्ट की करेंगे, जिसने मोदी सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ट्रंप से बात की और इस्लामाबाद अब अमेरिका ईरान की ऐतिहासिक सुलह का केंद्र बन सकता है। उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। दोनों तरफ बातचीत उनकी हो रही है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी के अविवेकपूर्ण फैसलों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया है और कहा कि पाकिस्तान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर बेहद नाजुक हालत में था, उसे एक नई जिंदगी मिल गई है और आज ट्रंप का सबसे करीबी सलाहकार बन गया है। तो सवाल यही है, क्या ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य जीत को मोदी सरकार कूटनीतिक जीत में नहीं बदल पाई और पाकिस्तान बदल ले गया? आज सवाल सीधा है, क्या पीएम मोदी के रणनीतिकारों से चूक हुई है जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस में अपनी पैठ बना ली है? क्या भारत वाकई इस ग्लोबल गेम से बाहर हो रहा है या हो चुका है? तो चलिए इसी पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यन जी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष जी, अगर ये रिपोर्ट सही है तो भारत में के लिए कितनी बड़ी खबर है ये? देखिए, जो लोग ख्याली दुनिया में रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, उनको तो इससे बड़ा झटका हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण संसद के अंदर था, उसके बाद मैं कई टीवी चैनल्स पे था और वहां एक ही चीज बार बार कही जा रही थी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब कुछ बोला उसके फौरन बाद ये पॉज की खबर आ गई। यानी वो इस बात को, सच्चाई को देखने के लिए तैयार नहीं है और लगातार एक झूठ को पूरे देश के सामने परोसने की एक पूरी सेना बना रखी है, जिसका कोई काम नहीं है, जो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसता है। और अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर क्या बोला। क्या मान के चले कि हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे और जो मिडिल ईस्ट के सारे देश उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और उसके बाद अचानक उन लोगों को प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनकर उनके चक्षु ज्ञान खुल गए और फिर उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, अब तो हम 5 दिन का पॉज करेंगे। मतलब इस तरीके की एब्सर्ड बातें की जा रही हैं। होता क्या है कि जब आप इस तरीके की एब्सर्ड बातें करते हैं, जब आप अपने एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रहने लगते हैं और उस गुब्बारे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, तो आपको आसपास की दुनिया दिखाई नहीं पड़ती है और आप फिर एक झूठ को सच और फिर झूठ को सच, फिर झूठ को सच मानते चले जाते हैं और फिर आप उस झूठ के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाते हैं कि आप उससे निकल ही नहीं पाते और फिर आप अपना नुकसान करते हैं और देश का भी नुकसान करते हैं। ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो खबर आई है, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी फ्रंट पेज रिपोर्ट में कोट किया है और उसके आधार में पूरी इस कहानी उन्होंने बनाई है, पूरी रिपोर्ट उसमें बनाई है, वो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है, अगर उसको एक सेंटेंस में कहा जाए तो दरअसल एक झटके में पाकिस्तान ने अपने आप को एक फेल्ड स्टेट से निकाल के एक बड़े स्टेट के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। भारत की लगातार ये कोशिश रही कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और अगर वो आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस पर अगर वो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, उनके जो सेना प्रमुख हैं मार्शल असीम मुनीर,
वो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान। मसूद पेजेस्कियां से बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसने अपने आप को इस ग्लोबल क्राइसिस में एक ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। यह भूमिका आपको अंकुर अच्छी तरीके से याद होगा। मैं बार-बार ये कहता था कि भारत उस आदर्श स्थिति में था जहां भारत इस वक्त एक ग्लोबल मीडिएटर की तरीके से ग्लोबल नेगोशिएटर की भूमिका में आ सकता था और भारत की स्टैंडिंग अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत बढ़ सकती थी। क्योंकि भारत एक तरफ इजराइल के साथ उसके बड़े अच्छे रिश्ते थे, खासतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो बड़े अच्छे रिश्ते थे। दो बार पहले प्रधानमंत्री हैं जो दो एक बार नहीं बल्कि 2 बार इजराइल की यात्रा पे गए, युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले गए। और भारत की एक ऐतिहासिक दोस्ती मित्रता वो ईरान के साथ हमेशा से रही है और ईरान भी भारत को अपना मित्र मानता रहा है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उस युद्ध शुरू होने के बाद जिस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर खामेनी का कत्ल हुआ और इजराइल और अमेरिकी फोर्सेस ने मिलकर उनका कत्ल किया और उस पर भारत की जो मोदी सरकार है उसने चुप्पी साध ली, उस पर एक शब्द नहीं बोला। और इस बीच जब ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस में मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के ऊपर हमला किया, मतलब हमले का मतलब जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला किया, जी हमला किया, तो हमारी सरकार ने वहां के शासनाध्यक्षों को फोन करके ये जो हमला हुआ था इसकी निंदा की, साथ ही साथ इजराइल के साथ भी खड़े रहे। तो जब आप पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ न खड़े होके बल्कि अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो गए, उनके सुप्रीम लीडर के कत्ल में आपने संवेदना भी व्यक्त नहीं की और जब देश के अंदर एक दबाव बना, तब 6 दिन के बाद हमारे विदेश सचिव वहां जाते हैं और उनकी किताब में संवेदना संदेश लिखते हैं और उसमें भी उनकी मृत्यु को वो एक डिमाइस के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, भारत की जो बार्गेनिंग पावर थी, जो निगोशिएटिंग पावर थी, जो हो सकती थी, उसने ईरान के साथ पूरी तरीके से अपने आप को खत्म कर लिया कि आप किस मुंह से ईरान से कहेंगे कि आप युद्ध को रोक लीजिए। और देखिए नतीजा बिल्कुल स्पष्ट है। चीन के जो ऑयल टैंकर्स हैं, चीन के जो जहाज हैं, वो आबाद गति से उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलकर चीन की तरफ जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत के 24 से बल्कि 28 टैंकर वहां फंसे, उसमें से 2 निकल गए और 2 और निकलने के कगार पे हैं। और उसके लिए भी जो ईरानी सरकार है उसने कहा कि आप जो ये ब्रिक्स की बैठक जिसके आप चेयरमैन हैं, उसमें इस घटना की एक मत से निंदा कराइए और भारत अभी तक वो कदम नहीं उठा पाया है। तो इजराइल के साथ आप जब मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर आप ईरान से कैसे मीडिएट करेंगे। अब इसमें देखिए बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है वो अपने आप में काफी कहानी कहता है। पाकिस्तान अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई हो गया है। असीम मुनीर और उनके शहबाज शरीफ कई बार वहां ट्रंप के साथ लंच कर चुके हैं। हाँ। और उनको शहबाज शरीफ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पाले में खड़ा करके दोनों को अपना बेस्ट फ्रेंड एंड ग्रेट लीडर्स बताया है। तो वहां पे स्थिति को देखिए और ये वही पाकिस्तान है जिसने जब ईरान पे हमला हुआ तो उसने इस घटना की निंदा की और उसने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान जो अमेरिका का क्लोज एलाई है वो इस घटना की निंदा कर रहा है। जी मैं आपकी बातें समझ गया। एक बार सार में पाकिस्तान ने यहां पर निंदा की, मोदी जी ने क्या क्या गलत किया, इजराइल यात्रा पर गए और निंदा नहीं की, ये सब चीजें ज्यादा उनके एंटी गई और पाकिस्तान ने तुरंत निंदा करी, प्रदर्शन भी हुए तो वो और शांत रहा। वो ये सब देखिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप इजराइल के साथ अपने रिश्ते रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका के साथ रिश्ते रखिए, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ईरान के साथ रिश्ते रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ये आपका स्वविवेक है, आप ये अधिकार अपने पास रखिए कि अगर कोई इजराइल, अमेरिका, ईरान में से कोई भी गलत करता है तो आप उसकी निंदा करिए, बोल पाए। हाँ, एक मॉरल लीडरशिप, आप इसी का कहते हैं मॉरल लीडरशिप। जहां कहीं भी गलत होता है आप उसके साथ खड़े होते हैं और आप उसको 2 टूक शब्दों में उसकी निंदा करते हैं या उसको गलत बताते हैं। पाकिस्तान अगर अमेरिका के एलाई होने के बावजूद भी ईरान पर हुए हमले की निंदा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता था? यहां पे पाकिस्तान ने इनिशिएटिव हमसे ले लिया और ये इस बात को भी दर्शाता है कि सिर्फ निंदा करने मात्र से एक देश के रिश्ते दूसरे देश से खराब नहीं होते हैं। लेकिन जब उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल हो जाए और आप चुप रहें और उसके बाद युद्ध के 2 दिन पहले आप इजराइल जाएं, तब दुनिया को बताना बड़ा मुश्किल हो पाएगा कि क्या आपको इस युद्ध की कोई जानकारी नहीं थी। और उसके बाद आपने जब ईरान ने हमला किया मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के ऊपर तो आपने उसकी निंदा की।
लेकिन और हमारे यहाँ से जो उनका तरीके से हमारे यहाँ से जो उनका जहाज जा रहा था, जो अभ्यास करके उस पर अटैक हो जाता है, हम कुछ नहीं बोलते। हाँ, हम कुछ नहीं बोलते। तो ये इन सब बातों को युद्ध में फंसा हुआ कोई भी देश, कोई लीडरशिप आसानी से नहीं बोलता है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और अब पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट है, दुनिया के तमाम बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं, कमल सिब्बल जैसे जिसके कहते हैं, या गरे खान जैसे लोग, जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान भी है, भारत में भी उनको बहुत गंभीरता के साथ लिया जाता है। और कमल सिब्बल तो वो है जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी के सपोर्टर माने जाते थे। उन सब लोगों ने ये कहा कि भारत की जो विदेश नीति है वो गलत है या गलत दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वैसे में पाकिस्तान अपना स्टेचर बढ़ा रहा है, और हम जो अपना स्टेचर बहुत बढ़ा सकते थे, वो अचानक लगता है कि वो किसी ख्याली पुलाव हमसे पका रहे थे और उसी से अपने आप को संतुष्ट कर रहे थे। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि क्या भारत का 140 करोड़ का जो मार्केट है, वो उसकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है? क्या हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ट्रंप को फोन करके नहीं कह सकते थे कि भाई इस युद्ध को खत्म किया जाए, पूरी दुनिया इससे परेशान है? और अगर आप कहें तो मैं ईरान के राष्ट्रपति से बात करता हूं, या नेतन्याहू जो नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत दोस्त है, क्या उनको फोन करके नहीं कह सकते थे? अगर वो इनिशिएटिव लेते तो मैं इस बारे में 100% कॉन्फिडेंट हूं कि भारत अगर कोई इनिशिएटिव लेगा, मैं मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, भारत अगर कोई इनिशिएटिव लेगा तो पूरी दुनिया उसको गंभीरता के साथ लेगी। लेकिन अगर हम इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे, हम चुपचाप एक किनारे पर बैठ के सिर्फ लहरों को गिनते रहेंगे, तो फिर ये स्थिति पैदा हुई। पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, और देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, इजिप्ट ने इनिशिएटिव लिया, और तुर्की ने इनिशिएटिव लिया। तीनों इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं, तीनों देश ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान युद्ध खत्म हो और अमेरिका और ईरान के बीच में किसी तरीके की कोई संधि बने। जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ, और उनके बेटे जेराड कश्नर, उनसे बातचीत बाकायदा चल रही है। इसलिए मैंने कल, और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं हाकन फिदान, उनसे बातचीत की। इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर अब्देलत्ती, उन्होंने ईरान और पाकिस्तान के अपने विदेश मंत्रियों से बातचीत की, कतर के विदेश मंत्री से बात की, विटकाफ से बातचीत की जा रही है। तो एक कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, या तुर्की कर रहा है, या इजिप्ट कर रहा है, या फिर कतर कर रहा है, वो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता था? हम तो आइडियली प्लेस्ड थे। ईरान हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, रशिया हमारा दोस्त था, चाइना से हमारी दोस्ती नहीं है, लेकिन हमने उससे रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की है। आप पूरी तरीके से आप अमेरिका और इजराइल की गोद में जब जाके बैठ गए, जब आपने उनके सामने एक तरीके से, अब सरेंडर शब्द कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जब पूरी तरीके से उनकी बातों में हाँ मिलाने लगे, तो फिर आप अपनी उस बार्गेनिंग पावर को लूज कर गए। क्योंकि ईरान के लिए अब इंडिया पर भरोसा करना, भारत पर भरोसा करना, मोदी सरकार पर भरोसा करना, ये बड़ा मुश्किल हो पाएगा। बिल्कुल, ये तो साफ साफ साबित हो रहा है कि पीएम मोदी की एक गलती हुई, उसके बाद गलतियों पे गलतियां होती रही, और उसने सही में पाकिस्तान को एक नई जिंदगी दे दी, उसको जिंदा कर दिया नए तरीके से, और अब वो अपना रोल प्ले कर रहा है तरीके से, अपना गर्व महसूस कर रहा है, मीडिएट कर रहा है देशों के बीच में। आशुतोष जी, लेकिन इसकी कीमत भारत को क्या चुकानी पड़ेगी? पहले ये भारत का रोल था, अब पाकिस्तान का रोल है। नहीं, देखिए, जो मैंने कहा ना कि मॉरल लीडरशिप जो होती है, जो आपकी जो एक नैतिक आभा होती है, इन सब चीजों के समय जब आप एकदम बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव की तरीके से, एक जिसे कहते हैं कि एक बड़े नेता के तौर पर जब खड़े होकर स्टैंड लेते हैं, तो दुनिया आपकी सराहना भी करती है, दुनिया आपको सुनती भी है कि पाकिस्तान देखेगा कि एक इंपॉर्टेंट रोल में आएगा, और आज पाकिस्तान उसी रोल में अपने आप को उसने ढाल लिया। आज अमेरिका उसको एक्नॉलेज कर रहा है, ईरान उसको एक्नॉलेज कर रहा है, इजराइल उसको एक्नॉलेज कर रहा है। आज आपकी जो कही हुई बात एक तरीके से वो सच होती नजर आ रही है। जी मीनू जी। जी, थैंक यू नीलू। नंबर एक, आपको याद रहा कि मैंने ये स्टेटमेंट कई बार, एक बार नहीं, ऑलमोस्ट हर एक शो में शायद दी होगी, 2-3 शो का था, मुझे पक्का याद है। आई ट्राई टू फाइंड आउट, मैंने सर्च करने का भी कोशिश किया कि मुझे वो स्टेटमेंट मिल जाए, ताकि मैं बता सकूं दर्शकों को कि मैंने ये कि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता करेगा, ये शब्द इस्तेमाल किए थे मैंने, और उसके कारण भी बताए थे, और ये भी बताया था कि भारत को क्यों नहीं बुलाया जाएगा और पाकिस्तान क्यों मध्यस्थता करेगा। आज जो है, जो आपका स्टेटमेंट है और जो खबरें आ रही हैं, उससे आज मेरी बात जो है वो बिल्कुल अक्षरशः सिद्ध हुई है। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि भारत को बुलाया क्यों नहीं गया। भारत चौथे नंबर की तो अर्थव्यवस्था बताते हैं हम, है भाई, ग्लोबल साउथ की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व की,
और उसका इतना भी क्लाउड नहीं है अपने रीजन में कि वो दोनों जो उसी देश के जो इलाके में जो उसी ग्लोबल साउथ में इजराइल एंड ईरान लड़ रहे हैं और वो उनको बैठा के बोले कि यार आप बैठिए इधर और बिल्कुल मामले को सुलझाइए, लड़ाई से नहीं नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से सुलझाइए। वो ये नहीं कर पा रहे हैं। उसके बदले और उसके अलावा आप बार बार वो भाषण देते हैं कि ये हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम युद्ध के देश से नहीं आए हैं, हम शांति चाहते हैं, ये शुद्ध शांति का दौर है, ये युद्ध का दौर नहीं है, और खुद ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं। आप जो है ब्रिक्स के अध्यक्ष इस बार इस चेयर है इस टाइम आप, और आपसे बार बार गुजारिश की ईरान ने कि आप ब्रिक्स का चेयर होने के नाते इसको आप कंडेम करिए, लेकिन भारत चुप बैठा रहा, बिल्कुल चुप बैठा रहा, एक शब्द नहीं बोले। आप यूक्रेन का युद्ध तो रुकवाने पहुंच गए थे तथाकथित तौर पे मोदी जी, लेकिन आपके पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, और उससे वो युद्ध जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की ऊर्जा सप्लाई, एलपीजी, ऑयल, सारा संकट में पड़ गया। देश में हल्ला गुल्ला अफरा तफरी मच गई कि क्या होगा देश के अंदर, और उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री शांत बैठे। लेकिन उसी दौरान में ये सब हलचलें चल रही थी, उसी दौरान में मैं ये कह रही थी कि भाई पाकिस्तान को युद्ध के लिए बुलाया जाए, ये इसके मध्यस्थता के लिए बुलाया जाएगा, पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा। इसके कई सारे कारण थे। उसमें जो एक कारण, सबसे पहले आप आ जाइए कि मुस्लिम आबादी को लेके ही आ जाइए। इंडिया जो है, ये जो ईरान के बाद इंडिया सबसे बड़ा देश है जहां पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिया मुस्लिम आबादी रहती है। उसके बावजूद उस देश को नहीं बुलाया गया कि आप ईरान को चुप कराइए, आप ईरान को समझाइए, पूछा ही नहीं गया। और उसमें सबसे कंड्यूसिव पोजीशन मोदी जी की बनती कि आप इजराइल को भी समझा सकते हैं और आप ईरान को भी समझा सकते हैं, लेकिन मोदी जी सीधे सीधे इजराइल के पक्ष में जाके खड़े हो गए। ईरान के जो सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई, उनकी हत्या को कंडेम करना तो बहुत दूर, उन्होंने शोक तक भी प्रकट नहीं किया। 150 से ज्यादा बच्चों के स्कूल को बम गिराकर वहां बच्चों को हलाक कर दिया गया। हमारी तरफ से सन्नाटा बिल्कुल। हमने ये भी कोशिश नहीं की कि कम से कम ये तो विवेक रखते कि सही क्या है और गलत क्या है। आपने तो खुद पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। आप कैसे उस देश को समझाएंगे कि भाई, उन देशों को समझाएंगे कि भाई डिसैलिनेशन प्लांट है, जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, उन पे गोलियां मत चलाइए, गोले मत बरसाइए। वो कहेंगे तू कौन आया भाई समझाने वाला हमें, तू तो खुद पानी रोके बैठा है पाकिस्तान का। तो उस हिसाब से भी मोदी जी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिल्कुल साफ बात है कि आप कैसे समझाएंगे किसी दूसरे को कि तुम पानी के ऊपर मत आक्रमण करो, प्यासा मत मारो किसी को। आप तो खुद सिंधु जल संधि को सस्पेंड किए बैठे हैं, पानी रोके बैठे हैं। आप कैसे समझे, आप उनको कैसे समझाएंगे? तो आप तो हर तरीके से, आपने सब तरीके से सक्षम होते हुए भी, सारी क्वालिटीज थी इंडिया के पास इस युद्ध की मध्यस्थता करने की। पूरा विश्व वाहवाही करता, पूरा विश्व तहे दिल से शुक्रिया करता, क्योंकि हॉर्मुज के जो बंद होने के बाद से जो एक तराई तराई मची हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसमें इंतजार था कि कोई आए। ऐसे में पाकिस्तान, जिसकी की अर्थव्यवस्था तो है ही नहीं वहां, जहां की डेमोक्रेसी भी नाम के लिए बची हुई है, वहां पे जहां सेना का शासन चल रहा है, वहां की जो सरकार है वो भी लेजिटिमेट नहीं है, जबरदस्ती थोपी हुई सरकार वहां बैठी है। वहां पे उस देश का और आर्मी पर्सनल वो सरकार का मुखिया बना हुआ है ईरान, ट्रंप उसको 2-3 बार अपने व्हाइट हाउस में बुला के उसको लंच कराते हैं, और मोदी जी को क्या कहते हैं, वो गालियां देते रहते हैं उनकी। आपने कहां वो रखा कि हम बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना चाहते हैं? आपने सारा व्यापार बंद कर रखा है पाकिस्तान के साथ। आपके यहाँ तो बिल्कुल, मतलब किसी को अगर जो अंधभक्त है मोदी जी के, उनको अगर किसी को गाली देनी होती है तो वो ये गाली दी जाती है, आप पाकिस्तान चले जाइए, आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। आपको मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए, आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए। मतलब पाकिस्तान का नाम गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आप तो हकदारी छोड़ बैठे हैं, क्योंकि आप न केवल एक मुस्लिम देश के, कई आप फलस्तीन के मामले में आप खुल के साथ नहीं आते हैं। आप हाँ जरूर अरब देशों के साथ जरूर आप गलभैया करते हैं, गले पड़ते हैं उनके सुल्तानों के, शेखों के साथ। तो आपको जो ये देश वो देश है नीलू जी, जिस वक्त इस देश के पास खाने के लिए नहीं था। पाकिस्तान में भी शिया आबादी है, पाकिस्तान शिया आबादी है, और पाकिस्तान का बहुत लंबा बॉर्डर ईरान से लगता है। आप देखेंगे कि इस दौरान भी ईरान ने पाकिस्तान का तेल नहीं रोका था सप्लाई, पाकिस्तान उसमें भी फायदे में रहा। अब यहां पे बात आती है कि किसकी डिप्लोमेसी ज्यादा सफल, किसकी विदेश नीति ज्यादा सफल, किसके नेता ज्यादा सफल। आप कुछ भी कहते रहिए कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, आसिम मुनीर ये है, आसिम मुनीर वो है, और तानाशाही है वहां पर, और मरी हुई अर्थव्यवस्था है।
उस मरी हुई अर्थव्यवस्था को टॉप पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि हमारी तो जो क्वालिफिकेशन थी हमने उसको अपने व्यवहार से डिसक्वालिफिकेशन बना लिया अपनी। तो हमें तो कोई कंसीडर करने को तैयार ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज जिस दिन से ये वॉर शुरू हुआ था देख लिया आपने भारतीय मीडिया का चीखना चिल्लाना, भाई पाकिस्तान जंग रुकवाने जा रहा है अमेरिका और इसराइल और जो ईरान के दरमियान चल रही है इस टाइम। उसके बाद जो है ना भारतीयों की चीखें निकल गई हैं और मोदी को जो है ना धोती निकाल कर रख दी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट फॉर को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।